Good morning students. Today we are start with the chapter depreciation. है ना, लास्ट चैप्टर तक हम लोगों ने कैश बुक, ट्रायल बैलेंस और ये सब चीज़ें डिस्कस करी। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बेटा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को हमने थ्योरेटिकली चैप्टर नंबर 2 में भी समझा था, प्रैक्टिकली अकाउंटिंग इक्वेशन में भी इसका कंसेप्ट आया था, और फिर जर्नल एंट्री भी हम लोगों ने इससे रिलेटेड करी थी, है ना। लेकिन डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, वो जो है वो कंसेप्ट अब हम सीखेंगे इसमें चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है क्या, डेप्रीसिएशन। देखिए मेन कंसेप्ट अगर मैं बात करूं तो डेप्रीसिएशन होता क्या है, चैप्टर नंबर 2 से अगर अपन स्टार्ट करें तो डेप्रीसिएशन का मतलब क्या, रिडक्शन इन द फॉल या रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट इज नोन एज क्या, डेप्रीसिएशन। या तो रिडक्शन हो रहा है असेट की वैल्यू में, या क्या हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, फॉल हो रही है। फॉल क्यों होती है, ड्यू टू क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो ड्यू टू अफ्लेक्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते हैं तो असेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, डाउन होगी। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ऑब्सोलेंस है, चेंज इन टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाता है, या और बहुत सारे रीजंस हैं, उसकी वजह से हमारी असेट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और जब असेट की वैल्यू कम होती है उसको जो रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डेप्रीसिएशन। अगर हम बात करें अकाउंटिंग इक्वेशन में तो आप लोग क्या करते थे, इसको असेट की वैल्यू तो एक तो कम करते थे, और सेकंड क्या करते थे, कैपिटल में से कम करते थे। क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए क्या माना जाता है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है, या आप कह सकते हैं क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। उसके बाद जर्नल एंट्री भी आप लोगों ने करी, तो क्या एंट्री करते थे बेटा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। और डेप्रीसिएशन को हमने कौन सा अकाउंट माना, नॉमिनल अकाउंट, है ना। तो ये सब चीज़ें अभी तक अपन ने डेप्रीसिएशन के बारे में पढ़ी। तो डेप्रीसिएशन एक्चुअल में है क्या, रिडक्शन या फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, यूज़, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी असेट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। प्रैक्टिकली भी आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे 2 व्हीलर अगर आप लोगों के पास है ना, अगर आप जब 2 व्हीलर लेके आए थे तो उसकी प्राइस 70,000 80,000 रुपीज़ में आपने परचेज़ किया, लेकिन थोड़े टाइम बाद भी अगर आप उसको मार्केट में अगर रीसेल करने जाएंगे तो उसका इतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा कि पूरा 70,000 80,000 तो मिलेगा नहीं, ऐसा तो ही नहीं। उसमें एप्रिसिएशन हो गया तो और ज़्यादा मिलेगा, बल्कि कम ही मिलेगा, है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी, मोबाइल्स के बारे में सबसे ज़्यादा आप लोग अगर देखते हो तो रोज़ नई टेक्नोलॉजी आती है, और जो पुराना मोबाइल होता है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी स्लाइटली डाउन हो जाती है, जबकि है वो भी टेक्नोलॉजी, उसमें भी नया फ़ोन है, सब कुछ है, लेकिन फीचर्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड हो जाती है। तो इस वजह से जो हमारी करंट असेट होती है, अभी जो प्रेजेंट एसेट है, करंट असेट का मतलब आप वो मत समझ लेना स्टॉक कैश वगैरह, करंट असेट का मतलब जो प्रेजेंट में हमारे पास असेट है उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, डाउन होती है। और उसी को डाउन जब हम करते हैं, उसी के लिए अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है बेटा, डेप्रीसिएशन। ठीक है, एंट्री वाइज आप लोग क्लियर है, आपको पता है कि डेप्रीसिएशन होता है क्या है। अच्छा, डेप्रीसिएशन जो है वो कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्लियर। डेप्रीसिएशन को जो गवर्न करता है वो गवर्न करता है बेटा AS 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है, यानी कि किस तरीके से अकाउंटिंग होनी चाहिए, क्या रहता है, और सब रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो उन्होंने डेप्रीसिएशन के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखा है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 फॉर डेप्रीसिएशन, क्लियर। इसमें हम लोगों को बताया गया है कि डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और रियलिटी में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं बेटा, है ना। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, क्लियर। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड है। जो रिमेनिंग मेथड्स हैं वो आप जब हायर स्टडीज़ जाएंगे तब आप लोग सीखेंगे कि रिमेनिंग और कौन कौन से मेथड्स होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। द फर्स्ट मेथड इज़ स्ट्रेट लाइन मेथड, और सेकंड मेथड है बेटा WDV मेथड, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। इसमें क्या क्या वेरिएशंस आएंगे, मशीन अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वो सब चीज़ें, क्लियर है। तो वो हम लोग जो है कैलकुलेट करना सीखेंगे इसमें। यस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा मेथड से। थ्योरेटिकली मैंने आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड करवा रखा है कि 2 तरह के मेथड्स हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से, है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है कि इसमें द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन इज़ फिक्स्ड इन एवरी ईयर। जो अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन होता है वो हर साल कैसा रहता है, सेम रहता है, कभी भी वो चेंज नहीं होगा। The amount of depreciation in this method
विल नेवर चेंज। तो अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन जो है ईयर टू ईयर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लीजिए फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन अगर 10,000 है तो नेक्स्ट ईयर भी कितना रहेगा वो 10,000, थर्ड ईयर भी 10,000। जो डेप्रीसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअली किस पे कैलकुलेट करते हैं, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। जिस कॉस्ट पे हमने क्या किया है, एसेट को परचेज किया है, उस कॉस्ट पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? या उस अमाउंट पे जो है डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन की जाती है। तो आप ध्यान रखना, डेप्रीसिएशन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड में वो किस पे निकाला जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट। अगर अपन बात करें ओरिजिनल कॉस्ट कैसे, तो जर्नल में हम लोगों ने सीखा है कि कोई भी एसेट अगर आप परचेज करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी। जो उसका मशीन का परचेज प्राइस है, प्लस उस पर लगने वाला फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन जो भी है हमारी फैक्ट्री तक आने तक का, प्लस इंस्टॉलेशन या इरेक्शन चार्जेस अगर किसी तरह के हैं तो वो भी क्या होंगे हमारी मशीन की कॉस्ट में, यानी एसेट की कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा। फिर उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एसएलएम मेथड को डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, एसएलएम मेथड से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको मेथड दिया हुआ है, या आप कह सकते हैं एक फार्मूला दिया हुआ है जो कहीं काम आता है और कहीं काम नहीं भी आता है। फार्मूला अगर आप देखेंगे आपके नोट्स के अंदर दिया हुआ है, तो वो क्या लिखा हुआ है बेटा, कॉस्ट माइनस क्या, स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय क्या, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। कॉस्ट जितने रुपए में हमने असेट को खरीदा है, माइनस स्क्रैप वैल्यू जिसको रेजिडियल वैल्यू भी बोलते हैं बहुत सारी जगह पे। रेजिडियल वैल्यू है स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या, कि जब मशीन की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो हम उसको कितने रुपए में सेल करेंगे। आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कबाड़ी की जो प्राइस होती है कि भाई अगर ख़राब हो जाएगा, खटाला अटाला जो आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, कि उसको कितने रुपए में सेल कर पाएंगे, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। क्लियर है? तो ये डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का एसएलएम मेथड से फॉर्मूला है। डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है तब तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो भी कॉस्ट है उस पर 5%, 10%, 15% जैसा भी होगा वो परसेंटेज पुट कर देंगे और आपका डेप्रीसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन मेथड के 2-3 नाम और होते हैं, इसीलिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ईयर टू ईयर इसमें डेप्रीसिएशन कैसा रहता है, सेम रहता है। एक और नाम होता है इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू पे हम लोग क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं और इसीलिए इसको शॉर्ट में एसएलएम हम लोग बोलते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना आप लोग, डेप्रीसिएशन एसएलएम मेथड से कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ये तीनों ही चीज़ें आपको क्वेश्चन में क्या होगी, गिवन होगी, कि कॉस्ट कितनी है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, यूजफुल लाइफ कितनी है, वो सब आपको क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। तो आप लोग क्या कर पाएंगे, डेप्रीसिएशन का अमाउंट जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है? इसी के बेसिस पे देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग किस तरीके से करने हैं हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे अपने नोट्स के अंदर, तो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन भी हमको कैलकुलेट करनी है। तो रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने नोट्स के अंदर बता रखा है, यहाँ पे भी हम लोग अभी देखते हैं। अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या दिया हुआ है, परचेज करी आपने एक सेकेंड हैंड मशीनरी। तो क्वेश्चन नंबर 1, परचेज प्राइस कितनी है, देखो आप परचेज प्राइस दी हुई है इसकी कितनी, 96,000 रुपीज़। क्लियर है? इसके बाद इस पर बोला है क्या, स्पेंड ₹24,000 ऑन इट्स कार्टेज। तो कार्टेज का भी क्या होगा, एक्सपेंसेस ऐड होगा, कार्टेज ऐड होगा कितना बेटा, 24,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है क्या, रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन एस्टिमेटेड लाइफ। अच्छा, कार्टेज, रिपेयर, इंस्टॉलेशन का खर्चा लगा 24,000 का, यानी ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमको। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई कितनी, 1,20,000 है ना। ये हमारी मशीन की क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, परचेज प्राइस मतलब टोटल कॉस्ट अपने को पता चल गई। इसके बाद क्या बोला है, एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है आपको 4 ईयर्स और रेजिडियल वैल्यू दी हुई है कितनी, 72,000। तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या, कॉस्ट जो कि हमने अभी कैलकुलेट करी 1,20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, क्वेश्चन में गिवन है कितनी आपको, 72,000 रुपीज़, और डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ जो कि कितनी दी हुई है आपको, 4 ईयर्स। तो ये अगर अपन माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना, 48,000 डिवाइड बाय 4, यानी डेप्रीसिएशन जो है, एनुअल डेप्रीसिएशन कितना आएगा बेटा, 12,000 रुपीज़। फर्स्ट ईयर में भी डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, 12,000।
सेकेंड ईयर में भी डेप्रीसिएशन कितना लगेगा 12,000, थर्ड ईयर में भी कितना 12,000 और फोर्थ ईयर में भी कितना 12,000 रुपीज़। एक चीज़ और कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है रेट ऑफ डेप्रीसिएशन भी कैलकुलेट करना है आपको, तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डेप्रीसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट इंटू 100, नोट्स के अंदर मिलेगा आपको ये। डेप्रीसिएशन अमाउंट कितना आया है तो 12,000 रुपीज़, कॉस्ट कितनी आई है बेटा तो 1,20,000 इंटू 100, यानी कितना परसेंट आ जाएगा ये 10% जब आप कैलकुलेट करोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है सॉल्यूशन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये। तो परचेज प्राइस दी हुई है जिसमें कार्टेज, इंस्टॉलेशन, रिपेयर वगैरह ऐड किया तो टोटल कॉस्ट पता चल गई। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यूजफुल लाइफ क्वेश्चन में अपने को गिवन है। अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन कैसे निकाला, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, फिर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट इंटू 100, यानी कितना 10%। क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं तो आपको क्लियर पता चलेगा इसमें। अच्छा, मशीन अकाउंट बनाना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मशीन अकाउंट हमको बनाना होगा। ऑन 1 अप्रैल 2016 एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 4 लाख एंड स्पेंड ₹50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 4 लाख की आपने मशीन परचेज करी और 50,000 का क्या पे किया, इंस्टॉलेशन पे किया। आगे क्या बोला है आपको, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन वॉज 10 ईयर्स। एस्टिमेटेड लाइफ जो है मशीन की वो कितनी है बेटा 10 ईयर्स है, ठीक है। यूजफुल लाइफ भी आपको दी हुई है। आफ्टर विच इट्स रेजिडियल वैल्यू विल बी 50,000 रुपीज़, और रेजिडियल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू बोल सकते हैं आप कितना दिया हुआ है 50,000 रुपीज़। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीसिएशन अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब नाम चेंज करते हैं ये, कभी स्ट्रेट लाइन मेथड, कभी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और इस तरीके से। और क्या करना है आपको, चलिए डेप्रीसिएशन तो निकाल लेंगे। एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कितने साल के लिए अकाउंटिंग करनी है, 3 ईयर्स के लिए अकाउंटिंग करनी है। और क्या बनाना है अपने को, मशीन अकाउंट बनाना है, जिसके लिए बुक्स कब क्लोज होती हैं हमारी 31 मार्च एवरी ईयर को। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लें क्या डेप्रीसिएशन का अमाउंट। तो डेप्रीसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आप, मशीन की कॉस्ट दी हुई है कितनी 4 लाख और स्पेंड किया 50,000 इंस्टॉलेशन पे, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई आपकी 4,50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू दी हुई है आपको कितना 50,000, और यूजफुल लाइफ दी हुई है कितनी आपको 10 ईयर्स, है ना। तो 4,50,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाय 10, तो एनुअल डेप्रीसिएशन कितना आ गया बेटा 40,000 रुपीज़ का क्या आ गया, एनुअल डेप्रीसिएशन आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, मशीन अकाउंट बनाना है जो इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट कैसा है, क्योंकि अकाउंट बनाना है तो लेज़र फॉर्मेट ही फॉलो करना है आपको। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ का कॉलम बनेगा यहाँ, तो अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट का कॉलम। लेज़र पढ़ा है हम लोगों ने, तो वैसा ही फॉर्मेट है। ये डेबिट साइड है हमारे लिए, और ये क्रेडिट साइड है। आप जेएफ का कॉलम नहीं भी ड्रॉ करेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेज़र फॉर्मेट है तो एक बार मेरे को बताने का था कि भाई इसमें एलएफ का कॉलम जेएफ का कॉलम भी हम लोग बनाएंगे। अच्छा चलिए, सबसे पहले क्या किया है आपने, मशीन परचेज़ करी है कब 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 को अगर आपने मशीन परचेज़ करी है तो आप एंट्री क्या करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही करेंगे एंट्री। मशीन जो आपने परचेज़ करी है 1 अप्रैल को, क्या एंट्री करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी अगर पोस्टिंग करने जाएँ 1 अप्रैल 2016 को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, टू बैंक अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट में कितने रुपीज़ लिखेंगे, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4,50,000 रुपीज़। 4 लाख की तो आपने मशीन परचेज़ करी और 50,000 रुपीज़ का आपने इंस्टॉलेशन पे किया है। क्लियर, कुछ नहीं बोला गया है क्योंकि हैवी मशीन्स होती है, काफ़ी प्राइस में हम लोग खरीदते हैं, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो पेमेंट करते हैं वो बैंक के थ्रू ही किया जाता है। क्लियर।
अब इसका ईयर एंड होगा कब, देखिए जो ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2016 को, वो ईयर एंड कब होगा, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2017 को। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 2 में भी काफ़ी कुछ डिस्कस किया है इसके बारे में। 1 अप्रैल 2016 को जो ईयर स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट ईयर एंड होगा कब, 31 मार्च 2017 को। तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2017 को आप क्या करेंगे, असेट के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। असेट के ऊपर जो आप डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, तो एंट्री अगर आप रिकॉल करें तो एंट्री करते हैं क्या, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। क्या एंट्री करते हैं बेटा आप लोग, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो क्या चार्ज करेंगे यहाँ पे, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ लिखेंगे क्या, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अच्छा कितना डेप्रीसिएशन है आपने कैलकुलेट करके रखा है, कितना, 40,000 रुपीज़। क्लियर। अकाउंट को क्या करना है आपको, बैलेंस करना है, यानी फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे मशीन अकाउंट का। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस CD। लेजर का ही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, लेजर का ही कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। डेबिट साइड की टोटल कितनी है, 4,50,000 माइनस क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है, 40,000। तो ये आएगा कितना, 4,10,000 रुपीज़। ये फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग हम लोगों के लिए क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। क्लियर है। सेकंड ईयर की अकाउंटिंग करनी है तो हम इसी को क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड करके नीचे लेके जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सेकंड ईयर के लिए क्या बनेगा आपके लिए, ओपनिंग बैलेंस। और सेकंड ईयर स्टार्ट होगा कब से, 1 अप्रैल 2017 से। 1 अप्रैल 2017 का ओपनिंग बैलेंस है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। क्या लिखेंगे बेटा, टू बैलेंस BD। यहाँ पे कितना लिखेंगे, ये 4,10,000 रुपीज़। कितना लिखेंगे, 4,10,000। जो फर्स्ट ईयर के लिए क्लोजिंग बैलेंस है, ऑब्वियसली सेकंड ईयर के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है सेकंड ईयर के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, सेकंड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस। अब फर्स्ट ईयर में, अच्छा सेकंड ईयर में आप देखो मशीन से रिलेटेड कोई और ट्रांजेक्शन हुआ है क्या, इस पर्टिकुलर मशीन से कोई रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो सेकंड ईयर एंड होगा तो हम लोग क्या चार्ज करेंगे, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन जो है वो नॉर्मली अगर असेट का परचेज सेल नहीं होता है तो कब चार्ज किया जाता है, एट द ईयर एंड ही क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बाय डेप्रीसिएशन अगेन, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी एंट्री तो कोई चेंज होगी नहीं, वही एंट्री करेंगे आप, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अच्छा अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन भी कैसा रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है, कितना, 40,000 रुपीज़। 31 मार्च 2018 को यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, बाय बैलेंस CD 4,10,000 माइनस 40,000 यानी कितना रह जाएगा बेटा, ये 3,70,000 रुपीज़। क्लियर है। सेकेंड ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो थर्ड ईयर के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। 1 अप्रैल 2018 को आप लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस कितना, 3,70,000। क्लियर। अब क्या होगा, थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे यहाँ पे। थर्ड ईयर एंड होगा कब, 31 मार्च 2019 को। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय डेप्रीसिएशन। एंट्री तो वापस से सेम ही होने वाली है। अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन भी SLM मेथड है तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और इसका क्या कर लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। 31 मार्च 2019 का क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा, 370 माइनस 40 यानी कितना हो जाएगा बेटा, ये 3,30,000 रुपीज़। क्लियर है। तो ये 3 साल की अकाउंटिंग हम लोगों ने कर दी। 3 साल के लिए क्या कर दिया, मशीन अकाउंट बनाया। एक बार वापस से देखें, आप लोगों ने एक मशीन परचेज करी थी कितने रुपीज़ की, 4 लाख की, और उस पर इंस्टॉलेशन पे किया कितना, 50,000 रुपीज़। तो मशीन की टोटल कॉस्ट हो गई कितनी बेटा, 4,50,000। ठीक है। यूजफुल लाइफ बोली उसकी 10 ईयर्स, और रेजिडियल वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू बोला कितना, 50,000। SLM मेथड से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ करके हमने अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन निकाला कितना, 40,000 रुपीज़। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपको क्या करना है, मशीन अकाउंट बनाना है कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए हम लोगों को क्या करना है, मशीन अकाउंट बनाना है। तो 3 ईयर्स के लिए हम लोगों ने क्या किया है, देखिए यहाँ पे मशीन अकाउंट बनाया। सबसे पहले 1 अप्रैल 2016 को मशीन परचेज करी। एंट्री होती है क्या, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे पोस्टिंग करिए सिंपल इसका, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर। टू बैंक लिखा, कितने रुपीज़ की मशीन परचेज करी हमने, 4,50,000 रुपीज़ की।
फर्स्ट ईयर एंड हुआ तो डेप्रीसिएशन चार्ज किया, कितना डेप्रीसिएशन कितना लिखा अपन ने 40,000। डेप्रीसिएशन के लिए आप लोग एंट्री क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यानी मशीन अकाउंट क्या हो रही है आपकी, क्रेडिट हो रही है, तो मशीन अकाउंट के कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो बाय डेप्रीसिएशन कितना 40,000 रुपीज़। 31 मार्च 2017 को क्या करेंगे, सेम डे क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस था कितना, यानी परचेज करी थी कितने पे, 4,50,000 पे, उसमें से डेप्रीसिएशन चला गया कितना 40,000। तो मशीन की फर्स्ट ईयर एंड के दिन आप बोल सकते हैं वैल्यू कितनी बची 4,10,000। इसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोला जाता है। फर्स्ट ईयर एंड के दिन, सेकंड ईयर एंड के दिन, थर्ड ईयर एंड के दिन जो वैल्यू बचती है उसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोलते हैं, आगे मेथड में काम भी आएगा। फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सेकंड ईयर के लिए क्या बनेगा आपका, ओपनिंग बैलेंस। जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है सेकंड ईयर के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। फर्स्ट ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2017 को, तो उसके वेरी नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा बेटा, नया साल ओपन हो जाएगा। 1 अप्रैल 2017 को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस कितना रुपीज़ 4,10,000। ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग है, सेकंड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है। और कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है तो सेकंड ईयर एंड में भी क्या करेंगे हम लोग, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे किसमें, मशीन के ऊपर। अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन फिक्स रहने वाला है कितना 40,000 रुपीज़। तो बाय डेप्रीसिएशन कितना 40,000 रुपीज़। 4,10,000 की वैल्यू माइनस 40,000 का डेप्रीसिएशन, तो असेट की वैल्यू कितनी बच गई 3,70,000। कब, सेकेंड ईयर के एंड में। सेकेंड ईयर के एंड में आप बोल सकते हैं क्या असेट की वैल्यू कितनी है 3,70,000। और जो सेकेंड ईयर के एंड में वैल्यू है वो सेम क्या रहेगी आपके थर्ड ईयर की ओपनिंग वैल्यू रहेगी। सेकेंड ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2018 को, तो उसके वेरी नेक्स्ट डे क्या होगा, नया साल ओपन होगा 1 अप्रैल 2018 को। टू बैलेंस बीडी कितना रुपीज़ 3,70,000। इस साल भी मशीन में कोई ट्रांजैक्शन नहीं। ईयर एंड होगा क्या चार्ज करेंगे, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। बाय डेप्रीसिएशन कितना 40,000 रुपीज़। और फिर इस ईयर का भी क्या कर लेंगे, ईयर एंड का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। 3,70,000 में से 40,000 का डेप्रीसिएशन अगर माइनस करते हैं तो वैल्यू कितनी बचेगी बेटा 3,30,000 रुपीज़। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, मशीन अकाउंट बनाना है। ध्यान रखना आप लोग मशीन अकाउंट ही बनाना है। डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर में किस तरीके से डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग डेप्रीसिएशन भी चार्ज करेंगे, असेट्स को परचेज भी करेंगे, सेल भी करेंगे। उसके बाद भी क्या होगा, बहुत सारी ऐसी असेट्स होगी जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा कि जो ईयर के बीच में परचेज करिए। अभी जैसे एक मशीन अकाउंट बनाया तो एक ही मशीन के लिए अकाउंटिंग करी, एक से ज़्यादा मशीन्स भी क्या होगी, परचेज होगी, सेल होगी। तो वो सब कंसेप्ट भी जो है हम लोग क्या करेंगे आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो देखते हैं अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कर सकते हैं क्या हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं, चलिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक और कर लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है आपको, चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा आज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2015 को फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वॉज परचेज्ड। एक फर्नीचर खरीदा आपने कितने रुपीज़ का, 55,000 रुपीज़ का। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट इट्स लाइफ इज़ 10 ईयर्स एट द एंड ऑफ विच इट वॉज सोल्ड फॉर ₹5,000 रुपीज़, है ना। एक फर्नीचर खरीदा 55,000 का, यूजफुल लाइफ दी हुई आपको 10 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यू एक तरीके से दी हुई कितनी 5,000। एडिशंस वर मेड ऑन 1 अप्रैल 2016 यानी नेक्स्ट ईयर में एंड 1 अक्टूबर 2018 टू द वैल्यू ऑफ ₹9,500 एंड 8,400। और दो मशीन और दो फर्नीचर और खरीदे आपने अलग अलग डेट्स पे, जिनकी रेजिडियल वैल्यू दी हुई कितनी 500 और 400 रिस्पेक्टिवली। शो द फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 years इफ डेप्रीसिएशन इज राइटिंग ऑफ ऑन अकॉर्डिंग टू द एसएलएम मेथड। अच्छा देखिए अब इसमें एक प्रॉब्लम है बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को तो जो सेकंड और थर्ड जो फर्नीचर आपने परचेज़ किया है उसकी आपको यूज़फुल लाइफ नहीं दी हुई है क्वेश्चन में। अगर आप चेक करेंगे तो परचेज़ कितने पे किया है वो दिया हुआ है, डेट दी हुई है, रेजिडियल वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसकी यूज़फुल लाइफ नहीं दी हुई है। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, इसकी यूज़फुल लाइफ 10 ईयर्स ही अज्यूम करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फर्नीचर की यूज़फुल लाइफ भी 10 ईयर्स है। तो रिमेनिंग जो फर्नीचर है उसकी यूज़फुल लाइफ भी हम लोग कितना अज्यूम करेंगे बेटा 10 ईयर्स ही अज्यूम करेंगे। क्लियर। तो पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड मशीन का डेप्रीसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं।
या आप बोल सकते हैं फर्नीचर का। ज़्यादातर क्वेश्चन मशीन के आते हैं तो इसलिए वो हमारा भी फ्लो मशीन वाला ही रहता है। चलिए अपन फर्स्ट फर्नीचर को नाम देते हैं F1। फर्स्ट फर्नीचर आपने कितने रुपीस का खरीदा है बेटा? 55,000 रुपीज़ का। स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 5,000 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, ये माइनस का साइन है भाई, माइनस, और यूजफुल लाइफ दी हुई है 10 ईयर्स, यानी कितना हो गया ये 5,000 रुपीज़ जो है F1 की प्राइस हो गई। F2 की प्राइस देखो कितनी होगी। अच्छा, F2 के लिए अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाएंगे तो F2 कितने में खरीदा आपने? 9,500 में। स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 500, यूजफुल लाइफ हम इसमें भी कितनी अज्यूम कर रहे हैं? 10 ईयर्स, यानी कितना हो गया ये 900। ठीक है। और F3 में देखिए थोड़ा सा लोचा आएगा आगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग एनुअल डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करें 8,400 माइनस 400, और यूजफुल लाइफ इसमें भी कितना अज्यूम कर रहे हैं? 10 ईयर्स का, तो ये कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन? 800 रुपीज़। क्लियर? तो F1, F2 और F3 का क्या कर लिया हम लोगों ने? डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर लिया। मशीन अकाउंट बनाना है आपको कितने साल के लिए? फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए मशीन अकाउंट बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे। फॉर्मेट वही रखना है अपने को, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और जेएफ अमाउंट। ठीक है। चलिए, सबसे फर्स्ट फर्नीचर, सॉरी मशीन अकाउंट नहीं है भाई, फर्नीचर अकाउंट है ना। हाँ जी, तो सबसे फर्स्ट फर्नीचर आप लोगों ने कब खरीदा है? 1 अप्रैल 2015 को। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1/4/15 से फर्नीचर खरीदा है, वही एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, यहाँ पे हमारे इजी के लिए, हमारे लिए इजी रहे तो यहाँ नाम दे देते हैं अपन क्या? F1। और कितने रुपीज़ का फर्नीचर खरीदा? ये 55,000 रुपीज़ का आप लोगों ने फर्नीचर खरीदा। इसका ईयर एंड होगा 31 मार्च 2016 को, उससे पहले कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, तो डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे यहाँ पे बाय डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज किया है आपने? F1 पे। अभी हालांकि F1 ही है, लेकिन फिर भी 5,000 रुपीज़। 31 मार्च 2016 को बाय बैलेंस CD आपकी वैल्यू रह गई कितनी? 50,000 रुपीज़। और ये वैल्यू किसकी है बेटा? तो F1 की वैल्यू है। फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है सेकंड ईयर के लिए आपके लिए ऑब्वियसली कौन सा बैलेंस बनेगा? ओपनिंग बैलेंस। 1/4/16 को सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस BD F1 का कितना बैलेंस दिया हुआ है आपको? 50,000 रुपीज़। क्लियर है? ऑन द सेम डे आपने F2 भी परचेज किया, 1/4/16 को टू बैंक, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग फर्नीचर। जो सेकंड फर्नीचर परचेज किया आपने F2, और ये कितने रुपीज़ का परचेज किया हमने? 9,500 रुपीज़ का। क्लियर? नेक्स्ट जो फर्नीचर आपने खरीदा है वो खरीदा है 1 अक्टूबर 2018 को, तो बाद में खरीदा है काफ़ी। चलिए, तो ईयर एंड होगा कब? 31 मार्च 2017 को, सेकेंड ईयर एंड होगा। डेप्रीसिएशन लगाएंगे। इस बार डेप्रीसिएशन आपको 2 असेट पे लगाना है, F1 पे भी लगाना है और F2 पे भी लगाना है। F1 का डेप्रीसिएशन कितना है बेटा? 5,000, और F2 का डेप्रीसिएशन कितना है बेटा? 900 रुपीज़। सेकेंड ईयर का क्या कैलकुलेट कर लेंगे? क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD F1 और F2 दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, ईजी रहेगा। 50,000 माइनस 5,000, यहाँ पे वर्किंग भी लिख देता हूँ मैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। 45,000 रुपीज़। F2 के लिए वर्किंग कैसे करेंगे? 9,500 माइनस 900 विच कम्स टू कितना है? 8,600 रुपीज़ आई थिंक ना, 8,600। सेकेंड ईयर के लिए जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करेंगे, ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस 1/4/17 को टू बैलेंस BD, और 2 बैलेंसेज हैं हमारे पास F1 F2। F1 का बैलेंस है कितना? 45,000 रुपीज़, और F2 का बैलेंस है कितना बेटा? 8,600 रुपीज़। ये भी ईयर एंड हो जाएगा क्योंकि वो फर्नीचर जो है आपने F3 खरीदा है 1 अक्टूबर 2018 को,
तो 31 मार्च 2018 को ईयर एंड हो जाएगा। और सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे इस पे, बाय डेप्रीसिएशन F1 और F2 का। F1 का डेप्रीसिएशन सेम है 5000, F2 का डेप्रीसिएशन है कितना बेटा, 900 रुपीज़। क्लियर है। इस दिन ही क्या कर लेंगे हम लोग, 31 मार्च 18 को क्या कर लेंगे, बैलेंस कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस CD F1 और F2। अब आपको पता है F1 की वैल्यू में से F1 का डेप्रीसिएशन 40,000, F2 की वैल्यू में से F2 का डेप्रीसिएशन, तो ये 7700 रुपीज़। ठीक है। थर्ड ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो फोर्थ ईयर के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस 1/4/18 को टू बैलेंस BD F1 और F2। F1 का बैलेंस है कितना 40,000 रुपीज़ और F2 का बैलेंस है कितना 7700 रुपीज़। इस साल में आपने एक और मशीन परचेज़ करी, एक और फर्नीचर परचेज़ किया 1/10/2018 को। आपको ईयर का बहुत प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा असेट का परचेज़ किया है आपने, कौन से ईयर में परचेज़ किया है। तो टू बैंक और एक और फर्नीचर परचेज़ कर लिया जिसका नाम हमने कर दिया क्या, F3, और F3 परचेज़ किया आपने कितने रुपीज़ में, 8400 रुपीज़ में। क्लियर है। ईयर एंड होगा कब, फोर्थ ईयर एंड करेंगे 31 मार्च 2019 को। डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रीसिएशन F1, F2 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। F1 का डेप्रीसिएशन 5000, F2 का डेप्रीसिएशन 900। F3 के लिए देखिए आप डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 800 × 6/12। ये 6/12 क्यों, अगर आप समझो, वैसे तो पूरे ईयर का डेप्रीसिएशन F3 का कितना है, 800 रुपीज़ है, लेकिन आपने F3 कब परचेज किया, 1/10/2018 को, 1 अक्टूबर 2018, और ईयर एंड हुआ कब आपका 31 मार्च 2019 को। तो 1/10/2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक कितने मंथ्स होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने मंथ्स हुए, 6 मंथ। तो थर्ड वाला फर्नीचर जो है आपने जिस साल में खरीदा उस साल में सिर्फ कितना काम आया, 6 मंथ ही काम आया। तो जब फर्नीचर ही 6 मंथ काम आया फर्स्ट ईयर में, जिस साल में उसको खरीदा, तो डेप्रीसिएशन भी ऑब्वियसली कितने मंथ्स का लगेगा, ऑब्वियसली 6 मंथ का लगेगा। हमने जो ये कैलकुलेट किया है वो कैसा डेप्रीसिएशन है, ईयरली डेप्रीसिएशन है। पूरे साल का डेप्रीसिएशन अगर मैं बात करूँ तो यस 800 रुपीज़ है, लेकिन 6 मंथ का डेप्रीसिएशन कितना होगा, तो 800 अगर पूरे साल का है तो इंटू 6/12। अगर मान लीजिए 3 मंथ का होता तो इंटू 3/12, 4 मंथ का होता तो 4/12, 5 मंथ का होता तो 5/12। हमारे यहाँ पे केस में कितना है, 6 मंथ, अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक काउंटिंग कर लीजिए आप, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है आपको, 6 मंथ का डेप्रीसिएशन। ईयरली डेप्रीसिएशन हमको पता है कितना, 800, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, 800 × 6/12। क्लियर। क्यों, क्योंकि F3 जो नया फर्नीचर आपने खरीदा है वो आपके इस साल में, करंट ईयर में सिर्फ और सिर्फ कितने महीने काम आया, 6 महीने। क्यों, क्योंकि लेट परचेज किए, तो डेप्रीसिएशन भी कितने महीने का लगेगा, सिर्फ 6 मंथ का। तो ये विच कम्स टू कितना बेटा, 400 रुपीज़। 31 मार्च 2019 के दिन ही हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे बाय बैलेंस CD। F1 का बैलेंस 40,000 माइनस 5,000 यानी 35,000 रुपीज़। F2 का बैलेंस 77 माइनस 900 यानी 6,800। F3 का बैलेंस 8,400 माइनस 400 यानी कितना, 8,000 रुपीज़। और ये 4 ईयर्स की आपकी अकाउंटिंग क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया उसमें 2 नई चीज़ आपने सीखी है। पहला, अलग अलग असेट्स परचेज हुई है फर्स्ट ईयर में, यानी F1, F2, F3, ऐसा होगा आगे भी क्वेश्चंस में। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ आपने एक मशीन परचेज करी, उसके लिए अकाउंटिंग करनी थी, वो बहुत ईजी था। लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें आपने 2 मशीन 3 मशीन भी खरीदी, उसके लिए अकाउंटिंग करी। दूसरी चीज़ जो थर्ड मशीन आपने खरीदी है, ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट मशीन के केस में भी हो सकता है, सेकंड मशीन के केस में भी हो सकता है कि जो आपने मशीन खरीदी है वो इन बिटवीन द ईयर खरीदी है। तो इन बिटवीन द ईयर खरीदे है तो आपको ये देखना है कि अब रिमेनिंग वो फर्स्ट ईयर में और कितना, जिस साल में उसको खरीदा है उस साल में एक्चुअली में वो कितना यूज़ हुआ है। तो डेप्रीसिएशन जो है वो उसी बेसिस पे क्या होगा, कैलकुलेट होगा। क्लियर है। तो ये आप अच्छे से एक बार देख लेना। इसकी वैसे तो नोट्स में प्रोवाइड करूँगा ही, फिर भी अगर फ़ोटो भी आप क्लिक करना चाहें, बहुत सारे टीचर्स वैसा भी कुछ कर रहे हैं, तो अगर वैसा भी करना चाहें आप तो कर सकते हैं और फिर नोट डाउन करना। हालांकि नोट्स दे रहा हूँ मैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सेशन में जब हम स्टार्ट करेंगे डेप्रीसिएशन को SLM मेथड से स्टार्ट करेंगे बेटा,
लेकिन इसमें अभी हमने असेट खरीदी, एक से ज़्यादा खरीदी, इन बिटवीन द ईयर खरीदी, नेक्स्ट जो सेशन लेंगे उसमें हम कोई असेट को क्या करेंगे, मार्केट में वापस से क्या कर देंगे, सेल भी कर देंगे किसी भी रीज़न से। तो जब सेल होती है तो किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, वो सीखेंगे, जो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप एक बार देखना, अच्छे से पढ़ना, समझना कि मशीन अकाउंट वर्क कैसे कर रहा है। फ्लो अगर आपको समझ में आ गया इसका, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, सेकंड ईयर के लिए ओपनिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। डेट्स में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, फर्स्ट ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च 2016 को, बच्चे करते हैं 1 अप्रैल 2017, कभी नहीं होगा ना बेटा। जो फर्स्ट ईयर जिस दिन क्लोज हुआ है उसके नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, नया साल चालू हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखना, एक फ्लो लाने की कोशिश करना। इन दोनों तीनों क्वेश्चंस की एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप करना, तब जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे लॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशंस भी होगी, तो थोड़ा सा और टफ होगा क्वेश्चन। तब तक के लिए ये बहुत अच्छे से आपको सीक्वेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए, मशीन अकाउंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? टिल देन अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का, ठीक है, और पढ़ते रहिए, वो तो मैं हर बार कहता ही हूँ। खैर ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।